प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 41 कोयला खदानों के व्यावसायिक खनन की नीलामी की शुरुआत की। कहा, सरकार द्वारा हाल ही में लिए गए सुधारों से सभी सेक्टर्स पर होगा सकारात्मक प्रभाव। कहा, भारत बन सकता है और बनेगा आत्मनिर्भर। कहा, ये सुधार 130 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं को साकार करने की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करते हैं। देश के ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की करेंगे शुरुआत। प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए देश के 6 राज्यों के 116 जिलों में 125 दिनों तक मिशन मोड में चलाया जाएगा विशेष अभियान। अभियान के तहत 50,000 करोड़ रुपए तक के लोक निर्माण के कार्य होंगे। गलवान घाटी में चीनी गतिरोध के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों को देश दे रहा है अश्रुपूर्ण विदाई। शहीद कर्नल संतोष बाबू का तेलंगाना के सूर्यपेट में, जबकि हवलदार सुनील कुमार का बिहार के बिहटा में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। सीमा विवाद पर भारत और चीन के बीच मेजर जनरल स्तर की वार्ता जारी। गलवान घाटी पर चीन के दावे को भारत ने किया खारिज। विदेश मंत्रालय ने कहा, चीन द्वारा अतिरंजित और अपुष्ट दावे करना आपसी सहमति के विपरीत। कहा, गलवान घाटी भारत का हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारत चीन मुद्दे पर बुलाई सर्वदलीय बैठक। कोरोना संक्रमण से भारत में मौत का आंकड़ा 12,000 के पार होने के बाद भी संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी। 1,60,384 सक्रिय मामलों के साथ ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1,94,000 के पार पहुंची। भारत में कोरोना से ठीक होने की दर 53%। दुनिया भर में कोरोना से 4,48,000 से अधिक मौत के बीच कोरोना के वैश्विक मामलों की संख्या 43,49,000 के पार। और 2 साल की अवधि के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य निर्वाचित। 192 वैध मतों में भारत को 184 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदस्यता के इसलिए समर्थन देने के लिए वैश्विक समुदाय का जताया आभार। कहा, भारत सभी सदस्यों के साथ मिलकर वैश्विक शांति, सुरक्षा और समानता के लिए करेगा काम। और सीधे लिए चलते हैं आपको स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जो कि इस वक्त कुछ कह रहे हैं, ये सुन लेते हैं। लेकिन शायद उससे 20-25 दिन पहले ही 20 दिन पहले ही हम 1 लाख की फिगर को क्रॉस कर चुके थे। और आज हम जब जून के महीने में बात कर रहे हैं तो शायद हमारी क्षमता आज टेस्टिंग की लगभग 3 लाख तक हो गई है। 1.5-2 लाख के बीच में हर रोज हम देश में टेस्ट कर रहे हैं। 953 लेबोरेटरीज में ये सुविधा हमने देश के हर कोने में विकसित कर दी है। अगर भारत के नक्शे पर डॉट लगाकर देखा जाए कि कहाँ लेबोरेटरीज में ये सुविधा उपलब्ध हो गई है, तो देश का कोई शायद ऐसा कोना नजर नहीं आएगा जहाँ पे हमको डॉट नजर ना आए। ये हमारे ICMR के और हेल्थ मिनिस्ट्री के वैज्ञानिकों की अभूतपूर्व योग्यता और क्षमता का प्रतीक है। लेकिन इससे भी ज्यादा मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरा दूसरा मंत्रालय साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो भी कोविड-19 के खिलाफ युद्ध में किसी से पीछे नहीं था। उसने कई सारी जिम्मेदारियां ली। उन्होंने कहा कि चाहे RT-PCR का टेस्ट हो, चाहे एंटीबॉडी डिटेक्शन का टेस्ट हो, चाहे एलाइजा टेस्ट हो, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग स्वयं मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत अपने वैज्ञानिकों की मदद से देश में ही किट्स को उपलब्ध कराएंगे। और जैसा अभी सेक्रेटरी DBT ने कहा कि 5 लाख टेस्ट तक करने के लिए किट्स को भारत में ही उपलब्ध कराने की क्षमता हमने विकसित की है। आज का दिन विशेष रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारा देश ये गांव प्रधान देश है। 6.5 लाख गांव हमारे देश में है। और इसीलिए
अभी आत्मनिर्भर भारत हो, चाहे प्रधानमंत्री जी ने आने वाले समय में स्वास्थ्य को और ज्यादा प्राथमिकता देते हुए जिस प्रकार से आयुष्मान भारत जैसी महत्वाकांक्षी योजना को लागू किया था, वैसे ही सारे देश के दूर दराज के इलाकों तक लेबोरेटरीज का नेटवर्क, इन्फेक्शियस डिजीजेस के अस्पतालों का नेटवर्क क्रिएट करने की योजना को आने वाले भविष्य के लिए स्वीकृति दी है। और उसी श्रृंखला में आज जिस ई लैब का उद्घाटन करने का मुझे मौका मिला है, जिसको हरी झंडी दिखाकर देश के दूर दराज के इलाकों में भेजने का मुझे मौका मिला है, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। यूजुअली साधारण एम्बुलेंस में स्वास्थ्य की साधारण सुविधाएं उपलब्ध कराने के बहुत सारे प्रकल्प हैं, लेकिन स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज को एक मोबाइल लैब में आत्मनिर्भर भारत के तहत, और उसमें भी आरटीपीसीआर का टेस्ट हो जाए, एंटीबॉडी टेस्ट हो जाए, एक दिन के अंदर 50 तक टेस्ट होने की क्षमता विकसित हो जाए, 300, 400, 500 तक एंटीबॉडी टेस्ट विकसित होने की क्षमता हो, देश के किसी भी दूर दराज के इलाके में उसको ले जाया जा सके। जहां पर रोड से ले जाने की सुविधा ना हो तो लैब के अंदर से ही एक प्रकार से डिसएंगेज करके ऐसी व्यवस्था है कि उसको लैब को ही हम रेल के अंदर, रेल के डब्बे के ऊपर ट्रांसपोर्ट कर सके, उसमें ऑटोमेटिकली वो फिटेड हो सके। आप सुन रहे थे डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो मोबाइल डायग्नोस्टिक यूनिट फॉर कोविड-19 टेस्ट आई लैब उसको लॉन्च कर रहे थे, हरी झंडी दिखा रहे हैं। और ख़ास तौर पर ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरा देश कोविड महामारी से लड़ रहा है, तो ख़ास तौर पर उन दूर दराज के दुर्गम इलाकों में जहां पर टेस्टिंग की सुविधा को पहुंचाना है, आरटीपीसीआर का जो टेस्ट है वो हो सकता है, उसके लिए ये जो डायग्नोस्टिक यूनिट जिसको आज लॉन्च किया जा रहा है काफ़ी अहम साबित होगी। आइए रुक करते हैं बुलेटिन का और शुरुआत करते हैं खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 41 कोयला खदानों के व्यावसायिक खनन की नीलामी की शुरुआत करते हुए कहा कि सरकार द्वारा हाल ही में किए गए सुधारों से सभी सेक्टरों पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कॉमर्शियल कोल माइनिंग के लिए आज जो ऑक्शन की शुरुआत हो रही है वो हर स्टेक होल्डर्स के लिए विन विन सिचुएशन है। इंडस्ट्रीज को, आपको, अपने बिजनेस, अपने इन्वेस्टमेंट के लिए हम नए रिसोर्सेज मिलेंगे, नया मार्केट मिलेगा। इसके साथ ही राज्य सरकारों को बेहतर रेवेन्यू मिलेगा। देश की एक बड़ी आबादी को रोजगार मिलेगा। एक प्रकार से गरीबों की सेवा का काम कोयले से भी हो सकता है, इसका विश्वास पैदा होगा। यानी हर सेक्टर पर एक पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। और मैं जो फील कर रहा हूं, इसके कारण हमारे देश के गरीब इलाकों के और गरीब लोगों के सबसे ज्यादा आशीर्वाद हम सबको मिलने वाले हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना के संकट ने भारत को आत्मनिर्भर बनने का सबक दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आत्मनिर्भर बन सकता है और बनेगा भी। इतने चैलेंजिंग टाइम में इस तरह के इवेंट का होना, आप सभी का उसमें शामिल होना अपने आप में एक बहुत बड़ी आशा जगाता है, विश्वास का बहुत बड़ा संदेश लेकर के आता है। भारत कोरोना से लड़ेगा भी और
आगे जीतेगा भी, आगे बढ़ेगा भी। भारत इस बड़ी आपदा को आपदा समझ करके रोते बैठने के पक्ष का नहीं है। भारत आपदा कितनी ही बड़ी क्यों न हो, उसको अवसर में बदलने के लिए कृत संकल्प है और हम सब मिलकर के आपदा को अवसर में बदलेंगे। कोरोना के इस संकट ने भारत को आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट होने का सबक भी दिया है। आत्मनिर्भर भारत यानी भारत इंपोर्ट पर अपनी निर्भरता कम करेगा। आत्मनिर्भर भारत यानी भारत इंपोर्ट पर खर्च होने वाली लाखों करोड़ों रुपयों की विदेशी मुद्रा बचाएगा और देश के गरीबों के कल्याण के लिए काम में लाएगा। आत्मनिर्भर भारत यानी भारत को इंपोर्ट न करना पड़े, इसके लिए वो अपने ही देश में साधन और संसाधन विकसित करने की दिशा में लगातार प्रयास करेगा, आगे बढ़ेगा। आत्मनिर्भर भारत यानी जिसे आज हम इंपोर्ट करते हैं, कल को, और ये बात मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ आप सबके पर भरोसा होने के लिए कह रहा हूं, ये आप पर मेरा जो भरोसा है उसके लिए मैं कह रहा हूं कि आज हम जो इंपोर्ट करते हैं, कल को उसी के सबसे बड़े एक्सपोर्टर बनेंगे। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार द्वारा किए जा रहे सुधार 130 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं को साकार करने की जो प्रतिबद्धता है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। आज का ये इवेंट इसी सोच को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है, एक मजबूत कदम है। आज एनर्जी सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है। ये कार्यक्रम सिर्फ कोल माइनिंग से जुड़े एक सेक्टर से जुड़े रिफॉर्म्स को जमीन पर उतारने का ही है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये 130 करोड़ एस्पिरेशंस को रियलाइज करने का कमिटमेंट है। ये हमारे युवा साथियों के लिए रोजगार के लाखों अवसर तैयार करने की शुरुआत है। साथियों, सेल्फ रिलायंस के संकल्प को सिद्ध करने के लिए जब पिछले महीने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा हुई थी, तो कई लोगों को लगता था कि एक प्रकार से एक सामान्य सरकारी प्रक्रिया है, लेकिन महीने भर के भीतर ही हर घोषणा, हर रिफॉर्म्स, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, चाहे एमएसएमईज के सेक्टर में हो, या फिर अब कोल और माइनिंग के सेक्टर में हो, हर क्षेत्र में एक साथ
अनेक प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं, निर्णय किए जा रहे हैं और निर्णयों को तेजी से जमीन पर उतारने के लिए हर कोई कोशिश कर रहा है। ये दिखाता है कि भारत इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदलने के लिए कितना गंभीर है, कितना कमिटेड है। केंद्र सरकार ने ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यक्रमों को गति देने और विशेष तौर पर अपने घर वापस लौटे मजदूरों और ग्रामीण लोगों को आजीविका का साधन उपलब्ध कराने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करने का फैसला लिया है। पीएम मोदी 20 जून को 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। ये अभियान बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर ब्लॉक के तेलीहार गांव से शुरू किया जाएगा। इसके बाद 5 अन्य राज्यों के सीएम और संबंधित मंत्रालयों के मंत्री भी इस वर्चुअल लॉन्च में हिस्सा लेंगे। इस अभियान के तहत 6 राज्यों के 116 जिलों से लोग कॉमन सर्विस सेंटर और कृषि विज्ञान केंद्र के जरिए शामिल होंगे। इसमें कोविड-19 के मद्देनजर सभी एहतियात बरते जाएंगे। यह अभियान 125 दिनों तक मिशन मोड में चलाया जाएगा, जिसके तहत 50,000 करोड़ रुपए से 25 तरह के विकास कार्यों के जरिए घर वापस लौटे मजदूरों को रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। साथ ही ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास भी हो सकेगा। 6 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा को इसके तहत चुना गया है। इन राज्यों के 27 आकांक्षी जिले भी इसमें शामिल हैं। वहीं पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में सोमवार रात भारत और चीन की सेनाओं के दरमियान हुई हिंसक झड़प के बाद शहीदों के बलिदान पर देश में गुस्सा है। बुधवार को राज्यों के साथ संवाद के दौरान पीएम मोदी ने चीन के साथ सीमा पर हुई झड़प पर बड़ा बयान दिया। पीएम ने देश को भरोसा दिया कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। पीएम ने यह भी कहा कि चाहे स्थिति कुछ भी हो, भारत पूरी मजबूती से देश की 1 इंच जमीन भी और देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने कड़े शब्दों में कहा कि भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा से हमें कोई रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। भारत चीन सीमा पर हालात को लेकर चर्चा करने के लिए 19 जून को प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय डिजिटल बैठक भी बुलाई है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। और पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ हुई हिंसक झड़प के बाद सीमा पर तनाव कम करने की कोशिशें जारी हैं। बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प पर कड़े शब्दों में भारत का विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच तनाव घटाने के लिए लगातार बातचीत हो रही है। चीन एलएसी पर गलवान घाटी में हमारी सीमा के भीतर एक ढांचा खड़ा करना चाहता है। ये एक विवाद का विषय बना। इस पर चीनी पक्ष ने पूर्व नियोजित और योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की, जिसके परिणाम स्वरूप हिंसा हुई और लोग हताहत हुए। ये यथास्थिति को नहीं बदलने के हमारे सभी समझौते के उल्लंघन को, जमीनी स्तर बदलने के इरादे को दिखाता है। साथ ही विदेश मंत्री ने रेखांकित किया कि हालिया घटनाओं का हमारे द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को वास्तविक नियंत्रण रेखा का सख्ती से सम्मान करना चाहिए और इसके बदलने के लिए कोई एक तरफा कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने हालिया घटनाक्रम पर चीन की स्थिति से अवगत कराया। दोनों विदेश मंत्रियों के बीच चर्चा के बाद पूरी स्थिति को जिम्मेदार तरीके से संभालने पर सहमति बनी और दोनों पक्षों के बीच 6 जून को सेना वापसी पर हुए समझौते को ईमानदारी से लागू करने पर सहमति बनी। साथ ही दोनों पक्ष मामले को बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे। इसके
बजाय द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल के तहत शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जाएगी। वहीं एलएसी पर चल रहे तनाव के बीच भारत ने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया कि गलवान घाटी भारत का हिस्सा है। इससे पहले चीनी पक्ष ने दावा किया था कि गलवान घाटी की संप्रभुता चीन से संबंधित है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि चीन का यह दावा 6 जून को सैन्य कमांडरों की बैठक के दौरान दोनों पक्षों की ओर से बनी समझ के विपरीत है। विदेश मंत्रालय के बयान में विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच बुधवार को हुई टेलीफोन वार्ता का भी जिक्र है, जिसमें दोनों देशों ने पूरी स्थिति को एक जिम्मेदार तरीके से संभाले जाने और 6 जून को वरिष्ठ कमांडरों के बीच बनी सहमति को ईमानदारी से लागू करने पर सहमति जताई। वहीं लद्दाख के गलवान में सोमवार की रात चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद हुए 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू को तेलंगाना के सूर्यापेट में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कर्नल बी संतोष बाबू के पार्थिव शरीर को बुधवार की सुबह हैदराबाद लाया गया था। आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके गांव कसाराबाद में उनका अंतिम संस्कार के लिए उन्हें ले जाया जा रहा है। और वहीं सीमा पर चीनी सैनिकों के साथ झड़प में बिहार के छपरा के सपूत सुनील कुमार शहीद हो गए। शहादत के बाद आज शहीद सुनील की पार्थिव देह का उनके गांव में पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान पूरा गांव उमड़ पड़ा। शहीद के अंतिम दर्शनों को भारी संख्या में देखने के लिए लोग उमड़े और कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। शहीद का शव जब गांव पहुंचा तो पूरा गांव उसकी शहादत को नमन करने के लिए पहुंच गया। वहीं लद्दाख में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़पों में शहीद हुए भारतीय सेना के जवान के पलानी के पार्थिव शरीर को रामनाथपुरम जिले के उनके पैतृक गांव कुदुककुलुर लाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। सशस्त्र बलों की ओर से और रामनाथपुरम कलेक्टर वीरा राघव राव और अन्य जिला पुलिस और अधिकारियों द्वारा उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। इसके बाद सेना के अधिकारियों ने उन्हें 21 तोपों की सलामी दी। रामनाथपुरम में स्थानीय विधायक और सेना के कई अधिकारियों ने दिवंगत सैनिक को श्रद्धांजलि दी। पलानी के पार्थिव शरीर को कल रात एक सैन्य विमान द्वारा मदुरई लाया गया था। भारत चीन के बीच जारी गतिरोध पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शहीद जवानों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों को दोहराया। उन्होंने कहा कि उनकी वीरता और बहादुरी को कभी नहीं भुलाया जा सकता। चाइना ने जो किया है उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से देश का इरादा स्पष्ट किया है। हम बहुत गंभीरता से इसको लेते हैं और हम शांति बनाए चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब कोई भी आए और छेड़े, ये उसका अर्थ नहीं होता। लेकिन हमारे 20 जाबाज सिपाही, सैनिक, अधिकारी इसमें हताहत हुए हैं। ये बहुत दुखद है। पूरा देश आज दुख में है। मध्य प्रदेश में अभी मैं हूं तो मध्य प्रदेश में भी रीवा के एक सुपुत्र ने अपनी जान दी है, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान किया है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। As being a bowler all the time in my life and playing the game, I've always understood the small things has given me success. Like for instance, the angle of my run-up, the speed of my run-up, the point of release, and so much and so on for different variations to get the desired result. Likewise, in this juncture where we are standing against this battle, against this COVID-19 virus, it's important to take these small steps, but very definitive steps. For example, when we are headed out, it's important to maintain social distancing at least 6 feet from another individual on the road or in the shop or wherever it is, and make sure we wash our hands regularly, keep it as clean as possible all the time when we are touching our faces,
And finally, we must also ensure that we are wearing masks when we are headed out to make essential shopping or going out and work or anything like this. These are small steps, but remember, small steps in my bowling has always given me success. Likewise, these small steps will keep you safe against this virus. COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it 21 से शुरू होगा। 2 साल के लिए कार्यकाल के लिए यूएनएससी की अस्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी को पिछले साल जून में एशिया पैसिफिक समूह की ओर से समर्थन दिया गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता का समर्थन करने पर वैश्विक समुदाय के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि भारत सभी सदस्य देशों के साथ वैश्विक शांति, सुरक्षा, लचीलेपन और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम करता रहेगा। वहीं अमेरिका ने सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता का स्वागत किया। अमेरिका के विदेश मंत्रालय अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर कहा कि हम गर्मजोशी से भारत का स्वागत करते हैं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के सफल चुनाव के लिए बधाई देते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के मुद्दों पर एक साथ काम करने के लिए तत्पर हैं, जो दोनों देशों के विस्तृत वैश्विक कूटनीतिक साझेदारी का एक स्वाभाविक विस्तार है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मुताबिक भारत 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य चुना गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे कानून पर दस्तखत किए हैं जो चीन को उइगर और अन्य अल्पसंख्यकों पर कार्रवाई के लिए सजा दे सकते हैं। इस कानून के जरिए पश्चिम जिनजियांग क्षेत्र में उइगर और अन्य अल्पसंख्यक समूहों की निगरानी और हिरासत में शामिल चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध शामिल है। ये कानून किसी भी देश द्वारा चीन की कठोर कार्रवाई के लिए दंडित करने के लिए अब तक की सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है। ट्रंप ने कहा है कि 2020 का उइगर मानवाधिकार नीति अधिनियम मानवाधिकारों के उल्लंघन के अपराधियों को जिम्मेदार ठहराएगा। और आइए अब एक नजर डालते हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी कोरोना से जुड़े कुछ आंकड़ों पर। अब तक 1,86,000 से ज्यादा रोगी संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। मौजूदा समय में 1,55,227 संक्रमित रोगियों का उपचार चल रहा है। कोरोना संक्रमण की जांच के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की परीक्षण क्षमता लगातार बढ़ाई जा रही है। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।